चील सेठ, चुपचाप से कंबल के पैसे दो। मुझे पता है इस संदूक में बहुत सारे पैसे हैं, ये मुझे दे दो, वरना तुम्हारी पत्नी को अभी मार डालूंगी। नहीं नहीं, ये पैसे मैं नहीं दे सकता, ये मेरे बेटे के इलाज के लिए है। रानो चिड़िया, मार दो, इसकी पत्नी को मार दो। पत्नी जी, क्या हुआ? मेरे बच्चे का बुखार कुछ कम हुआ? नहीं पति जी, बुखार कम होने की जगह और बढ़ गया है। हमें जल्द से जल्द अपने बेटे का ऑपरेशन करवाना ही होगा, वरना हमारा बेटा मर जाएगा। अच्छा भला मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था, ना जाने ये कैंसर की बीमारी कैसे लग गई मेरे बच्चे को। मुझे अब जल्द से जल्द अपने बच्चे के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करने होंगे, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आजकल जंगलों में ठंडी का मौसम चल रहा था, जिस कारण चील सेठ गर्म कंबल बेचते थे। अरे पत्नी जी, ये क्या? ये तो नए कंबल थे ना, फिर ये जगह जगह से कैसे फट गए? अरे पति जी, घर में बहुत सारे चूहे हो गए हैं, लगता है ये सारे कंबल भी उन जालिम चूहों ने खाए हैं। हाय रे, पहले ही मुझे पैसों की इतनी जरूरत है और इन चूहों ने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। अब कौन खरीदेगा मुझसे ये फटे हुए कंबल? चील जंगल का सेठ था, पर पैसों की वजह से आजकल बहुत ज्यादा परेशान रहता था। फिर चील सेठ वो सारे फटे हुए कंबल लेकर अपनी दुकान पर आ जाता है। देखो कालू भैया, जंगल में ठंडी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। मैंने तो सोच लिया है, मैं कल सुबह ही जाकर अपने लिए कंबल लेकर आ जाऊंगी। वैसे रानो चिड़िया, मैंने इस ठंडी के मौसम में कंबल बेचने का सोचा है, इसलिए मैंने गौरी जी के भाई से भी बहुत सारे पैसे मांग लिए हैं। इसलिए मैं भी कल दूसरे जंगल जाकर चील सेठ की दुकान से काफी सारे गर्म कंबल खरीदकर ले आऊंगा और यहाँ लाकर मैं जंगल के सब पक्षियों को वो कंबल ठीक दामों में बेच दूंगा। इस तरह मेरा भी धंधा चल पड़ेगा। चलो, कुछ तो करने का सोचा तुमने। बस ठीक है, कल सुबह जल्दी उठकर तुम कंबल लेने चली जाना। फिर अगले दिन सुबह सुबह कालू कौवा नाश्ता करके दूसरे जंगल सेठ चील की दुकान पर चला जाता है। चील सेठ, मुझे 10 बढ़िया बढ़िया मोटे मोटे कंबल दे दो, जो बहुत ज्यादा गर्म हो। हाँ कालू कौवे, ये रखे हैं सारे कंबल, अब बताओ कौन से दूं इसमें से? चील सेठ, आप कोई सी भी कंबल दे दो, बस अच्छे होने चाहिए, वैसे भी मुझे आप पर पूरा भरोसा है। कालू कौवे की ये बात सुनकर चील सेठ सोचता है, अरे ये कालू कौवा तो मुझे बहुत ही पागल लगता है, क्यों ना मैं इसे वो फटे हुए कंबल ही बेच दूं, कम से कम मेरा तो नुकसान होने से बच जाएगा। फिर वो चील सेठ कालू कौवे को वो फटे हुए कंबल इस तरह से सेट करके दिखाता है कि जिससे पता ही नहीं लग रहा था कि वो कंबल अंदर से सारे फटे हुए हैं। कालू कौवा बेवकूफ बनकर वो सारे फटे हुए कंबल टैक्सी में रखकर अपनी जंगल ले जाता है और अगली सुबह होते ही कालू कौवा वो सारे कंबल रखकर पक्षियों को बेचने लग जाता है। आ जाओ पक्षियों, ठंडी का नया माल आ गया, मोटे मोटे कंबल, गर्म गर्म कंबल। कालू कौवे की ये आवाज सुनकर तोता और रानो चिड़िया वहाँ पर आते हैं। वो पक्षी तो कंबल पूरी तरह से खोलकर देखते हैं और हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो कंबल तो अंदर से जगह जगह से फटे हुए थे। हाय रे कालू कौवे, ये कंबल तो अंदर से जगह जगह से फटे हुए हैं। अरे भाई, बेकार सस्ते कंबल तुम हमें क्यों बेच रहे हो? अरे हाँ, मेरा कंबल भी अंदर से जगह जगह से फटा हुआ है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो चील सेठ को इतने सारे पैसे देकर ये महंगे वाले कंबल खरीदे थे, तो ये फटे हुए कैसे हैं? जरूर कालू भैया, उस चील सेठ ने ही
तुम्हें बेवकूफ बनाया है और तुम्हें ये फटे हुए कंबल दे दिए हैं। यार मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, मैंने बिना कंबल खोले ही इतने सारे कंबल खरीद लिए। हाँ कालू कौवे, तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से ही चील सेठ ने तुम्हें बेवकूफ बनाकर ये फटे हुए कंबल बेच दिए तुम्हें। मैं नहीं छोड़ूंगा उस चील सेठ को, मैं अपने पैसे उससे वापस लेकर ही रहूंगा। ये कहकर कालू कौवा वो सारे फटे हुए कंबल टैक्सी में डालकर वापस चील सेठ के पास ले जाता है। धोखेबाज, मैंने तुम्हें कितना अच्छा समझा था और तुमने मुझे ही पागल बनाकर ये फटे हुए पुराने कंबल बेच दिए। वापस करो मेरे सारे पैसे, मुझे वापस करो। फटे पुराने कंबल? अरे कालू कौवे, होश में तो हो ना, मैं ऐसा काम नहीं करता। मैंने तो तुम्हें बिल्कुल नए और अच्छे कंबल दिए थे। तो आपके कहने का क्या मतलब है कि ये सारे कंबल मैंने फाड़े हैं? चील सेठ, मुझे मेरे पैसे वापस करो तुरंत। चलो चलो भाग जाओ यहाँ से, वरना अपने पक्षियों को बुलाकर इतनी मार पड़वाऊंगा कि कभी इस जंगल में दिखाई भी नहीं दोगे फिर। चील सेठ तो अपनी कोई भी गलती नहीं मानता और एक भी कंबल कालू कौवे से वापस नहीं लेता। बेचारा कालू कौवा उदास होकर वापस अपने घर में आ जाता है। मिल गया सुकून कालू जी, और मारो होशियारियाँ। अब मेरे भाई को क्या जवाब दोगे? अरे गौरी, क्या हो गया है? गुस्सा तो ना करो। यार रानू चिड़िया, मुझे तो ये चिंता खाई जा रही है कि मैं आखिरकार गौरी जी के भाई को उसके पैसे वापस कैसे करूँगा। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है चील सेठ पर। उसने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, उसे तो हमें सबक सिखाना ही चाहिए। परंतु रानू चिड़िया, हम और क्या कर सकते हैं? उसने तो मुझे धमकी भी दी है कि अगर मैंने कुछ भी किया तो वो अपने पक्षियों से मुझे पिटवा जाएगा। तुम चिंता ना करो कालू भैया, हम किसी भी तरह तुम्हारे पैसे चील सेठ से वापस लेकर ही रहेंगे। फिर रानू चिड़िया कुछ सोचकर अपना उपाय कालू कौवे को बताती है। फिर अगले दिन, पत्नी जी, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मैंने अपने बेटे के इलाज के लिए इस संदूक में पैसे जमा कर लिए हैं। तभी कालू कौवा और रानू चिड़िया चील सेठ के घर पर आते हैं। कालू कौवे, मेरे घर पर क्यों आए हो? मैंने मना किया था ना कि मैं फटे हुए कंबल वापस नहीं करूँगा। तभी अचानक रानू चिड़िया अपनी बड़ी से चाकू से चील सेठ की पत्नी को पकड़ लेती है। चील सेठ, चुपचाप से कंबल के पैसे दो। मुझे पता है इस संदूक में बहुत सारे पैसे हैं, ये मुझे दे दो, वरना तुम्हारी पत्नी को अभी मार डालूंगी। नहीं नहीं, ये पैसे मैं नहीं दे सकता, ये मेरे बेटे के इलाज के लिए है। रानू चिड़िया, मार दो, इसकी पत्नी को मार दो। अरे रुको रुको, मैं देता हूँ ना, ये लो पैसे। चील सेठ मजबूर होकर अपने पैसों का संदूक रानू चिड़िया को दे देता है। ये पैसे मत लेकर जाओ, अगर तुम ये पैसे लेकर चले गए तो मेरे बच्चे का इलाज नहीं होगा और मेरा बच्चा मर जाएगा। चील सेठ, बहुत शौक है ना तुम्हें गरीब पक्षियों को बेवकूफ बनाने का, तो आप अब देखो मैं क्या करता हूँ। फिर कालू कौवा और रानू चिड़िया उस संदूक में रखे सारे पैसों को बुरी तरह से फाड़ देते हैं। हाय रे, ये क्या कर दिया? मेरे सारे पैसे फाड़ दिए, अब मेरे बच्चे का इलाज कैसे होगा? चील सेठ और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। सारी ही गलती मेरी है, अगर मैंने कालू कौवे के साथ गलत ना किया होता तो आज ये कालू कौवा मेरे पैसे ना फाड़ता। अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा बच्चा मर जाएगा। चील सेठ, रो मत, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे पैसों को। अरे भाई तोते, तुरंत अंदर आओ। फिर तोता एक और संदूक लेकर घर के अंदर आ जाता है। चील सेठ, ये रहे तुम्हारे पैसे। ये जो पैसे हैं ना जो हमने फाड़े हैं वो सारे के सारे नकली हैं।
क्या वाकई में इसका मतलब मैं अपने बेटे का इलाज करवा सकता हूँ? अरे पर ये संदूक में नकली पैसे आए कहाँ से? वो ऐसे आए सेठानी जी, क्योंकि मैं जानती थी कि चील सेठ अपने बेटे के इलाज के लिए संदूक में पैसे जमा कर रहे हैं। इसलिए मैंने अपने उपाय के मुताबिक कल रात को तुम्हारे घर में आकर तुम्हारे संदूक में नकली पैसे डाल दिए थे और तुम्हारे असली पैसे मैं अपने साथ ले गई थी। हाँ चील सेठ, हम बस तुम्हें सबक सिखाना चाहते थे कि अगर कोई किसी के साथ गलत करता है तो हमें कितना बुरा लगता है। कालू कौवे की ये बात सुनकर चील सेठ बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गया था। चील सेठ, मैं अगर चाहता तो चाकू की नोक पर तुमसे तुम्हारे सारे पैसे लेकर भाग जाता, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे बेटे का बहुत ख्याल है। हाँ चील सेठ, गलत तरीकों से पैसे कमाकर तुम अपने बेटे का इलाज कभी नहीं करवा पाओगे, क्योंकि बुरे काम की बुरी ही सजा मिलती है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो कालू कौवे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, परंतु तुमने मुझे ये अच्छा सबक दिया है। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। तुम परेशान मत हो कालू कौवे, मैं कल ही तुम्हारे लिए अच्छे और मोटे कंबल मंगवा लूँगा। तुम आकर मुझसे ले जाना। हाँ चील सेठ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से चील सेठ को सबक देकर रानू चिड़िया और कालू कौवा वापस चले जाते हैं। सुंदरवन के जंगल में आकाश नाम का चिड़ा अपनी पत्नी रानो, बेटी गुड़िया और बेटे कुकू के साथ रहता था। आकाश चिड़े का अपना एक मटर का खेत था। उसके खेत में मटर बड़े ही मीठे हुआ करते थे, जो पूरे जंगल में सबको बड़े ही पसंद आते थे। सभी पक्षी उसी की मटर खरीदना पसंद करते थे। एक रोज, इस बार फसल बहुत ही अच्छी हुई है, इस बार अच्छी कमाई होगी तो मैं अपने पूरे घर की मरम्मत कराऊंगा और घर में नया बिस्तर भी लाऊंगा, ताकि रानो तुम्हें इस टूटे घोंसले पर ना सोना पड़े। भगवान करे आपका काम यूं ही चलता रहे और आप खूब तरक्की करें और हम अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवा सकें। सच कहा तुमने, बस थोड़ा पैसा और कमा लूं तो मैं एक बड़ा सा खेत खरीद लूंगा, फिर उसमें मटर की खेती और बढ़ा दूंगा, फिर अपनी मटर की फसल शहर में जाकर बेचूंगा। अच्छा, आज मुझे मटर की कटाई भी तो करनी है, तो मैं चलता हूँ रानो। आज तो काफी सारी कटाई करनी है, तो मैं भी आपके साथ खेत पर चलती हूँ। आकाश और रानो खेत चले जाते हैं। उसके खेत के बगल में ही उनके पड़ोसी कालू कौवे का भी खेत था, लेकिन उसके खेत में मटर की फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जिस कारण वो आकाश चिड़े का खेत देखकर उससे जलता था। हम दोनों का खेत तो आसपास ही है, फिर इसके खेत की फसल इतनी अच्छी और मेरी इतनी खराब, जरूर इसी ने कुछ उल्टा सीधा किया होगा मेरे खेत के साथ, तभी मेरे खेत की फसल इतनी अच्छी नहीं हुई। कालू मन ही मन ये सब सोच रहा था। तभी वो देखता है कि आकाश के पास एक व्यापारी पक्षी आता है। आकाश, इस बार तुम्हारे खेत की फसल तो बड़ी अच्छी हुई है, इस बार मुझे 100 किलो मटर चाहिए। अगर तुमने किसी और को कहीं बेचा है तो उसमें से 100 किलो तुम मुझे दे दो। ठीक है साहब, वैसे भी इस बार मेरे खेत में पूरे 250 किलो की मटर की खेती हुई है। ये कहकर सेठ वहाँ से जाने लगता है। तभी कालू सेठ से कहता है, सेठ जी, जरा मेरे खेत की फसल के मटर भी लीजिए। अच्छा, पहले टेस्ट तो करवा अपने मटर। जी ये लीजिए। कालू कौवा उसे मटर खाने को देता है, लेकिन जैसे ही सेठ उस मटर को चखता है तो बुरा सा मुंह बनाते हुए कहता है, माफ करना, लेकिन मैं तुमसे ये मटर नहीं खरीद सकता, ये तो बड़े ही बेस्वाद हैं, इसे तो मुझसे कोई भी ग्राहक नहीं खरीदेगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी कालू आकाश चिड़े से, तुम्हारे ही कारण मेरे फसल की बिक्री नहीं हो पाई,
हम दोनों के खेत आसपास हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे खेत की फसल अच्छी नहीं होती। इसका मतलब तूने जरूर मेरे खेत की फसल खराब करने के लिए कुछ डाला है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूँगा और मैं ऐसा क्यों चाहूँगा? बस बस, अब ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ तुमने ही कुछ किया है ताकि मेरे खेत की फसल खराब हो जाए और सब तुमसे ही मटर खरीदें। मैं कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलते जाओगे। मैंने हमेशा पूरी ईमानदारी से अपना काम किया है। ना तो मैंने कभी किसी का बुरा किया है और ना ही मैं कभी किसी का बुरा सोच सकता हूँ। कालू भाई, आप जो भी सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। इसके अलावा हमें अपनी सफाई के बारे में कुछ भी नहीं कहना। हम जानते हैं आप परेशान हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें कुछ भी बोलेंगे। आकाश जी, चलिए यहाँ से। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। कालू की बात सुनकर उन दोनों को बहुत बुरा लगता है। 3 दिन बाद आकाश सेठ जी को 100 किलो मटर बेच देता है, जिसके उसको अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। अभी भी उसके पास खेत के लगभग 150 किलो मटर बच जाते हैं। जब सेठ जी के खरीदे हुए मटर ग्राहकों ने खरीदे तो वो मटर ग्राहकों को बड़े ही पसंद आए, तो बाकी ठेकेदारों ने भी आकाश चिड़े की बची हुई मटर खरीदने का ऑर्डर दे दिया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। पता है रानो, हमारे सारे मटर बिक गए। हमारी बची हुई मटर बिकने के भी ऑर्डर आ गए। अब मैं सोच रहा हूँ कि बाकी मटर बिकने के बाद मेरे पास जब सारे पैसे आएंगे तो उनमें से मैं कुछ पैसे कालू भाई साहब को दे दूंगा, ताकि वो फिर से अपनी फसल उगा सके। इस बार उन्हें फसल में काफी नुकसान हुआ है, तो उनके काम आ जाएंगे। लेकिन वो तो आपको ही अपने फसल खराब होने का जिम्मेदार मानते हैं। उन्होंने आपको कितना बुरा भला कहा, उसके बाद भी आप उनकी मदद करना चाहते हैं। काश वो आपके मन के भावों को समझ पाते। भले ही वो हमारे बारे में कुछ भी सोचे रानो, लेकिन है तो वो हमारे पड़ोसी ही ना, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जहाँ आकाश चिड़ा कालू के बारे में इतना सोच रहा था, वहीं कालू के मन में तो उसके खिलाफ गुस्सा पनप रहा था। उस आकाश को बड़ा घमंड है ना खुद पर, अब मैं उसका घमंड चूर चूर कर दूंगा। लेकिन कालू जी, हम ऐसा कैसे करेंगे? गौरी जी, मैं उसकी सारी फसल खराब कर दूंगा। वो कैसे कालू जी? फिर कालू कौवा गौरी को अपनी पूरी योजना बताता है। फिर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और फिर कुछ देर बाद रात हो जाती है। जंगल में सभी पक्षियों के सोने के बाद आधी रात को कालू कौवा आकाश चिड़े के उस गोदाम में जाता है और वहाँ आग लगा देता है। अब आएगा मजा, हा 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 हा। अगली सुबह जब आकाश गोदाम में जाता है तो देखता है कि गोदाम में रखी उसकी सारी फसल जल चुकी होती है। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मेरी फसल, मैं बर्बाद हो गया। मेरी साल भर की मेहनत, मेरी पूंजी सब खराब हो गई। अब मैं क्या करूं? कुछ देर बाद आकाश अपने घर लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी उसे समझा बुझाकर किसी तरह शांत करती है। आप हिम्मत मत हारिए जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम फिर से मेहनत करेंगे। हाँ पापा, आप परेशान मत हो, भगवान जी है ना, वो सब ठीक कर देंगे। मेरी बच्ची। अगले दिन आकाश चिड़ा फिर से अपने खेत पर मटर के बीज बोने जाता है, तो देखता है कि उसका खेत हरे भरे मटर की फसल से लहला रहा है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। ये कैसे हो सकता है? मेरे खेत में मटर की हरी भरी फसल कैसे उगाई? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? नहीं, ये कोई सपना नहीं है आकाश चिड़े, ये हकीकत है। जरा यहाँ तो देख आकाश चिड़े, मैं हूँ जादुई मटर।
आकाशचुड़ा जब उस तरफ देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके सामने एक जादुई बोलने वाली मटर खड़ी थी, जिसके 2 छोटे छोटे हाथ पैर और 2 आंखें भी थी। अरे तुम कैसी मटर हो जिसके हाथ पैर भी हैं? मैं एक जादुई मटर हूँ और यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ सब्जियों के लोभ से। कुछ समय पहले मैं तुम्हें देख रही थी। तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हें कितना गलत कहा, लेकिन फिर भी उल्टा तुमने उसकी मदद के बारे में सोचा। लेकिन जब उसने अपनी जलन के चलते तुम्हारी फसल में आग लगा दी तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुम जैसे नेक इंसान को इस तरह मुसीबत में नहीं देख सकती, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने चली आई। तो ये आग कालू भैया ने लगाई। कोई बात नहीं हरी मटर, मैं चाहता हूँ जैसे तुमने मेरे खेत को हरा भरा कर दिया, ऐसे ही तुम उनके खेत को भी हरा भरा कर दो। ये कहकर तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर उसके खेत में भी हरे भरे मटर की जादुई फसल की पैदावार कर देती हूँ। पीछे खड़े कालू और गौरी ये सब सुन रहे थे और उन्हें अपनी करनी पर बड़ा ही पछतावा था। वो आकाशचुड़े के पैरों में गिड़गिड़ाकर उससे माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, लेकिन फिर भी तू बहुत ही नेक दिल पक्षी है रे। आकाशचुड़े ने उसे माफ कर दिया और उसे गले से लगा लिया। उस दिन के बाद से कभी आकाश की जादुई मटर की फसल खत्म नहीं हुई और उसके मटर पहले से भी ज्यादा टेस्टी हो गई, जिससे उसकी बिक्री अब कई गुना बढ़ गई। अब उसने बड़ा सा घर बना लिया, साथ ही अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने डाल दिया। कालू जी, ये बारिश तो रुकने के बजाय और बढ़ती ही जा रही है। हमने तो भोजन भी जमा नहीं किया। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। जाइए ना, अब जाकर मेरे लिए भोजन लेकर आ जाइए। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अब मैं इतनी तेज बारिश में तुम्हारे लिए भोजन ढूंढने जाऊंगा। बारिश रुकने का इंतजार करो, मैं ले आऊंगा फिर भोजन। ना कालू जी ना, बारिश तो ना जाने कब रुकेगी। मुझे अभी भोजन ला कर दो। कालू कौवा मजबूरन भोजन ढूंढने घर से बाहर चला जाता है। अरे इस बारिश में तो ठीक से कुछ नजर भी नहीं आ रहा। अब मैं भोजन कैसे ढूंढूं? तभी कालू कौवे को रानू चिड़िया के घर से भोजन की खुशबू आने लगती है। आहा, क्या खुशबू आ रही है! ये खुशबू तो रानू चिड़िया के घर से ही आ रही है। कालू कौवा भोजन के लालच में रानू चिड़िया के घर पर चला जाता है। वाह चिड़िया वाह, अकेले अकेले पकोड़े खा जा रही हो। अकेले कहाँ कालू भैया, मेरे पास मेरा कुक्कू बेटा भी तो है। यार रानू चिड़िया, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तुम्हारे पास बहुत ज्यादा परेशान होकर आया हूँ। पता है मेरे घर में तो जरा सा भी भोजन नहीं है। मैं और गौरी तो बारिश रुकने तक भूख बर्दाश्त कर लेंगे, पर मेरी माँ का क्या होगा? वो तो बहुत ज्यादा बीमार है, उन्हें तो भोजन खिलाना ही होगा मुझे। हाँ तो कालू भैया, बादल भाई का संदेश तो कब का आ गया था, तो तुम्हें अपनी माँ के लिए भोजन ढूंढ लेना चाहिए था। गलती हो गई मुझसे। रानू चिड़िया, तुम मेरी मदद करो, मुझे कुछ पकौड़े दे दो ताकि मैं अपनी माँ को खिला सकूं। रानू चिड़िया बहुत रहम दिल की थी। वो कालू कौवे को अपने पकौड़े की प्लेट दे देती है। कालू कौवे के तो मुंह में पानी आ रहा था। कालू कौवा घर से बाहर आकर जल्दी जल्दी वो गर्मा गर्म पकौड़े खाने लगता है। वाह, इतने स्वादिष्ट पकौड़े! रानू चिड़िया के हाथों में तो सच में जादू है, मजा ही आ गया। तभी उसे याद आता है कि वो तो गौरी कौवे के लिए भोजन ढूंढने निकला था। अरे बाप रे, मैं तो सारे ही पकौड़े खा गया। चलो अब गौरी जी के भोजन के लिए किसी और पक्षी को बेवकूफ बनाता हूँ।
ऐसा सोचकर कालू कौवा बुलबुल के घर चला जाता है। ओए कालू कौवे, मुझे सब पता है, तुम्हारा घर टूट गया होगा ना, पर बारिश में मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूंगी। नहीं नहीं बुलबुल बहन, मेरा घर तो बिल्कुल ठीक है। मेरी प्यारी दोस्त प्यारी बुलबुल, मेरी मदद करो, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बुलबुल, इस बारिश में अचानक से मेरी बूढ़ी माँ मेरे घर पर आ गई और पता है खाने के लिए घर में जरा सा भी भोजन नहीं है। मुझे भोजन दे दो ताकि मैं अपनी माँ को भोजन खिला सकूं। बुलबुल ने खिचड़ी बनाई थी। वो कालू कौवे की माँ का सुनकर अपनी खिचड़ी कालू कौवे को दे देती है। कालू कौवा वो खिचड़ी लेकर पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अगर मैं इस खिचड़ी को घर पर लेकर जाऊंगा तो सारी की सारी खिचड़ी गौरी जी ही खा जाएंगी। चलो पहले मैं इसे थोड़ा सा चख लेता हूँ, फिर घर ले जाऊंगा। कालू कौवा खिचड़ी चखने के चक्कर में सारी की सारी खिचड़ी देखते ही देखते खा जाता है। वाह वाह, इस खिचड़ी में तो बहुत ही ज्यादा स्वाद था, खाकर मजा ही आ गया। पर अब मैं गौरी जी के लिए क्या लेकर जाऊंगा। अब कालू कौवा तोते के घर पर चला जाता है। मेरे प्यारी पत्नी जी, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए ये फलों के चाट बनाई है। अब इस बारिश को देखते देखते हम ये चाट खाएंगे। ओहो तोते जी, आप कितने अच्छे हो। तभी दरवाजा खुला देखकर कालू कौवा तोते के घर में घुस आता है। बेशरम कौवे कहीं के, ऐसे किसी के घर में नहीं घुसते। माफ करना तोते, परंतु मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। वो तो तुम कब परेशान नहीं होते कालू कौवे, अब क्या हो गया। कालू कौवा तोते से भी झूठ मूठ कहकर अपनी बूढ़ी माँ के लिए भोजन मांगता है। तोता कालू कौवे पर तरस खाकर अपने फलों की चाट कालू कौवे को दे देता है। कालू कौवे से फिर से रहा नहीं जाता है और वो जल्दी जल्दी से फलों की चाट भी खाने लगता है। अरे कालू, ये तूने क्या कर दिया, तेरे जबान के चटकारे। मैं तो अभी तक घर पर गौरी के लिए भोजन लेकर नहीं गया। एक काम करता हूँ, कबूतर रह गया है, कबूतर के घर से ही कुछ भोजन लेता हूँ। अब कबूतर ही बचा था। कालू कौवा कबूतर के घर भी चला जाता है और कबूतर के घर पर आकर उससे भी अपनी माँ का झूठ मूठ कहकर उससे भी भोजन मांगता है। कबूतर जी, मैं आपके लिए दूसरे पराठे बना दूंगी। कालू कौवे की माँ तो पहली बार हमारे जंगल में आई है, वो तो हमारी मेहमान है। हाँ कालू कौवे, कोई बात नहीं, ये पराठे तुम ले जाओ अपनी माँ के लिए। अब आखिरकार कालू कौवा भी गर्मा गर्म पराठे लेकर अपने घर में आ ही जाता है। अरे वाह कालू जी, गर्मा गर्म पराठे खाने का तो मजा ही आ जाएगा। वैसे इतनी देर कैसे लग गई आपको। अरे ये सब छोड़ो ना गौरी, तुम बस गर्मा गर्म ये पराठे खाओ। एक बात कहो, मैंने भी कुछ नहीं खाया, मैं भी बहुत भूखा हूँ। हाँ तो कालू जी, चलो मिलकर पराठे खाते हैं। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी मिलकर वो गर्मा गर्म पराठे खाने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। आपका चील अपने अंडों के पास बैठा हुआ था। दोपहर तक घोंसले में बैठने के बाद चील शिकार ढूंढने निकल जाता है। थोड़ी दूर एक पेड़ पर गौरी कौवे और उसका पति कालू कौवा रहते थे। कालू जी, आज देखना मैं कैसे शरारत करती हूँ जिससे चिड़िया और चील में दुश्मनी बन जाएगी। गौरी जी, जरा ध्यान से, ऐसा ना हो कि चील हमारा ही दुश्मन बन जाए। गौरी कौवे उड़ती है और चील का एक अंडा उठाकर ले जाती है। गौरी कौवे चील का अंडा चिड़िया की घोंसले में रख देती है। गौरी कौवे इधर उधर देखकर वहां से भाग जाती है। शाम को चिड़िया अपने घोंसले में
वापस आती है। ये अंडा किसका है? ये कबूतर का तो नहीं है, ना ही कौवे का। फिर कौन पक्षी अपना अंडा मेरे घोंसले में छोड़ गया है? शायद कोई बेघर पक्षी होगा। मैं इस अंडे को पालूंगी। रानू चिड़िया अंडे के ऊपर बैठ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और चील के बाकी के 3 अंडे खराब हो जाते हैं और काले पड़ जाते हैं। मेरे अंडे तो खराब हो गए। मैं अपनी पत्नी के बिना इन अंडों की रक्षा न कर सका। मुझे माफ कर देना मेरी चील, मुझे माफ कर देना। चील की पत्नी को एक शिकारी इंसान ने मार दिया था, इसलिए अब सारी जिम्मेदारी चील पर ही थी। कालू जी, मैं देख कर आती हूँ चिड़िया के घोंसले में चील का बच्चा अभी तक निकला या नहीं। हा 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 हा। जब उस अंडे से चील का बच्चा निकलेगा तो चिड़िया बेचारी डर जाएगी। बहुत मजा आएगा। गौरी कौवे चिड़िया के घोंसले की तरफ जाती है। चिड़िया अभी तक पता नहीं चला ये अंडा किसका है? नहीं गौरी बहन, मैंने तो सबसे पूछा है, लेकिन ये अंडा तो किसी का भी नहीं है। चिड़िया, अब इस अंडे से बच्चा निकलने ही वाला है, ध्यान रखना इस अंडे का। ऐसे ही 3 दिन और गुजर जाते हैं और फिर एक दिन चिड़िया चील के पास से गुजरती है तो चील बैठा रो रहा था। मेरे 3 अंडे खराब हो गए और एक कोई उठा कर ले गया। अगर मेरा चौथा अंडा होता तो शायद वो बच जाता। चील भाई, एक अंडा मेरे घोंसले में है, मुझे नहीं मालूम वो अंडा मेरे घोंसले तक कैसे पहुंचा। क्या चिड़िया, मैं वो अंडा देख सकता हूँ? हाँ चील भाई, मैं अभी वो अंडा लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया जल्दी से जाती है और वो अंडा उठाकर ले आती है। ये तो मेरा ही अंडा है चिड़िया रानी, इसका रंग भी सफेद है, इसका मतलब मेरा ये अंडा खराब नहीं हुआ। ठीक है चील भाई, आप इस अंडे को ले लें, मैं अब जाती हूँ। जब चिड़िया जाने लगती है तो वो चील रोने लग जाता है। चिड़िया, मुझ पर कृपया करो, आप ये अंडा अपने घोंसले में ही रख लो, वरना मेरा ये आखिरी अंडा भी खराब हो जाएगा। लेकिन मैं एक चील को अपने घोंसले में कैसे रख सकती हूँ? जैसे ही अंडे से बच्चा निकलेगा मैं उस बच्चे को ले आऊंगा। गौरी कौवे ने तो चील और चिड़िया में दुश्मनी डाली थी, लेकिन उन दोनों में तो दोस्ती हो जाती है और चिड़िया चील का अंडा वापस ले जाती है। एक दिन चील के अंडे से बच्चा निकलता है। चिड़िया थोड़ी दूर बैठकर बच्चे को देख रही थी। चिड़िया भागी भागी चील के पास जाती है। चील भाई, आपके अंडे से बच्चा निकल आया है, आप अपना बच्चा ले आए। चील बहुत खुश होता है। चिड़िया, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, शुक्रिया मेरे अंडे को बचाने के लिए। फिर वो चील अपने बच्चे को अपने घोंसले में ले आता है। चिड़िया, वो अंडा कहाँ गया है? गौरी बहन, वो अंडा तो चील का अंडा था, मैं उस अंडे से निकलने वाले चील के बच्चे को चील भाई को दे आई हूँ। क्या चील ने तुम्हें कुछ कहा? नहीं, बल्कि वो चील तो मेरा दोस्त बन गया है। गौरी कौवे गुस्से में वहाँ से चली जाती है। गौरी, क्या हुआ तुमको? तुम बहुत गुस्से में हो। कालू जी, चिड़िया और चील में दोस्ती हो गई है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम चील का अंडा चिड़िया के घोंसले में रखती और ना उन दोनों में दोस्ती होती। एक दिन चिड़िया दाना लेने गई हुई थी। चिड़िया जब अपना दाना ढूंढकर वापस आने लगती है तो वहाँ गौरी कौवे आ जाती है। छोटी चिड़िया, लाओ ये दाना, तो मुझे दे दो, ये दाना मेरा है। क्यों जी? ये दाना तो मेरा है, मैंने ढूंढा है इस दाने को। मैं बहुत मारूंगी तुम्हें चिड़िया की बच्ची, हाथ तो लगाओ मुझे, मैं भी मारूंगी तुम्हें। गौरी कौवे आगे बढ़ती है और चिड़िया को मारना शुरू कर देती है। बचाओ,
कोई मुझे बचाओ। गौरी कौवे चिड़िया को मार मार कर उसका दाना छीन कर ले जाती है। मैं बताऊंगी, मैं अपने दोस्त चील को बताऊंगी। चिड़िया जल्दी से चील के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? चील भाई मुझे उस कौवे ने बहुत मारा है। ये देखो, पंख पर मारा है मेरे उस कौवे ने। उस कौवे की इतनी हिम्मत कि मेरे दोस्त चिड़िया को मारे। मैं छोड़ूंगा नहीं उस कौवे को। रात हो जाती है। कौवा और कौवे अपने घोंसले में सो रहे थे। चील चुपके से उनके पेड़ पर आ जाता है। कालू, ये क्या, तुम अभी तक सोई नहीं? चुप करके सो जाओ। फिर जब गौरी कौवे करवट लेती है तो उसका ध्यान चील पर जाता है। चील भाई, तुम यहाँ इस वक्त? हाँ, आज मुझे कोई शिकार नहीं मिला खाने को। बहुत भूख लगी है तो सोचा आज कौवों का डिनर करा जाए। कालू तो चुपकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन चील गौरी कौवे को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन मरोड़कर उसे खा लेता है। ऐसे गौरी कौवे को बुरे कामों की सजा मिलती है। कालू कौवा तो इतना डर गया था कि वो जंगल छोड़कर ही दूसरी जंगल चला जाता है और चिड़िया अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है।